तो हम लोग पिछले क्लास में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे और 3 वर्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक था म्यूटारोटेशन, एक था एनोमर्स, एक था इपीमर्स। अरे बेटा याद रखना, इपीमर्स भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं, एनोमर्स भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग आज चल रहे हैं चर्चा करने के लिए ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन के बारे में। लेकिन ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करने से पहले एक खास बात। कौन सी खास बात? ग्लूकोज में वैसे तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड। लेकिन जब वो साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है तो वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है, वह हेमी एसिटल के रूप में एग्जिस्ट करने लगता है। याद रखना, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिखाता है, फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट सॉल्यूशन में होगा और सॉल्यूशन फेज में जैसे ही ले जाएंगे वो कहाँ चला जाता है? साइक्लिक फॉर्म में, और साइक्लिक फॉर्म में कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। 2,4-DNP टेस्ट फेल कर जाता है। ठीक है, और भी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक और जो एल्डिहाइड के टेस्ट होते थे वो टेस्ट भी वो क्या कर जाता है? फेल करने लगता है। जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं एल्डिहाइड के, वो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी वो क्या करने लगता है? फेल करने लगता है। कौन? ग्लूकोज। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस फेल होने लगते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ग्लूकोज फेल करने लगता है। जैसे 2,4-DNP टेस्ट फेल हो जाता है। जैसे आपको याद है, बताए थे कि एल्डिहाइड कीटोन NaHSO3 के साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। ग्लूकोज जो होता है वो NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सब चीज जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, वो ये क्या करने लगता है? फेल करने लगता है। कौन कौन सा रिएक्शन बोले? ध्यान रहा, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं करता है, सिप्स टेस्ट नहीं दिखाता है, सिप्स टेस्ट भी नहीं दिखाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। यह सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि ग्लूकोज अपने साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण एल्डिहाइड वाला गुण नहीं शो कर पाता है। ठीक है, हम चलते हैं एल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने के लिए। सभी लोग ध्यान देते रहना, हम लोग चल रहे हैं एल्डिहाइड के क्या चीज के बारे में? तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने के लिए। अरे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन के बारे में। इनका क्या चीज के बारे में? रिडक्शन के बारे में बात करने चल रहे हैं, देखते रहिएगा। देखो, अगर मान लो हम लोग कहीं पर ये CHO और ये यहाँ पर ये CH, इधर के तरफ OH, और फिर ये C यहाँ पर H, इधर के तरफ क्या चीज? OH, फिर यहाँ पर H, इधर OH, फिर यहाँ पर H, इधर OH, अंत में ये CH2OH, ये ले लें। सुनो बेटा, रिडक्शन में पहला रिएक्शन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा कौन सा? वो होगा रिडक्शन के बारे में। अगर इसका रिडक्शन हम लोग रेडपी प्लस HI के साथ कर दें, आप लोग जानते हैं ना रेडपी प्लस HI का क्या खासियत होता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट बदल देता है क्या चीज में? अल्केन में। माय डियर, अगर ग्लूकोज को लेकर रेडपी प्लस HI के साथ रिड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा? ये एल्केन 6 कार्बन वाला एल्केन, माने उधर हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? उधर हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? उधर हमको प्रोडक्ट के रूप में नॉर्मल अल्केन नहीं मिल जाएगा, उधर हमको इसके रूप में क्या मिल जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। ठीक है, अरे बेटा, अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर दें लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, LiAlH4 के द्वारा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? वो जो OH है, वो CHO है, उसको एल्डिहाइड है, उसको भी अल्कोहल में बदल देगा। उस मॉलिक्यूल को सॉर्बिटॉल बोलने लगते हैं। यहाँ से वहां तक सभी में OH आने लगे तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलने लगते हैं हम लोग? उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलने लगते हैं क्या चीज? तो सॉर्बिटॉल बोलने लगते हैं। और सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? तो ये ऊपर पहले कार्बन में भी CH2OH
आप बीच में CHOH लगा हुआ 4 कार्बन, ये CHOH 1 2 3 4, CHOH लगा हुआ 4, आप उधर भी क्या चीज, ये OH। इस मॉलिक्यूल को क्या नाम से पुकारते हैं? सॉर्बिटॉल के नाम से पुकारा करते हैं। तो इसका जब हम लोग रिडक्शन कर देते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो ये बदल जाता है क्या चीज में, ये बदल जाता है सॉर्बिटॉल में बदल जाता है। ठीक है, ये चर्चा हो गया क्या चीज के बारे में, तो ये चर्चा हो गया रिडक्शन के बारे में। हम लोग चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके रहने देते तो अच्छा ही रहता ना। चलते हैं हम लोग इनके ऑक्सीडेशन के बारे में बात करने के लिए। इनका ऑक्सीडेशन, अरे बेटा अगर हम लोग कहीं पर कोई ग्लूकोज लिए हुए हैं और इनका ऑक्सीडेशन करके, और ऑक्सीडेशन कर दिया जाए शुरू में मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए हैं। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। सर ब्रोमीन वाटर क्या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ बेटा, ब्रोमीन को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये HBr प्लस HOBr बनाता है। ठीक, और वह जो HOBr है वही टूटकर फिर से HBr और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और वही नेसेंट ऑक्सीजन के कारण वो बिहेव करता है क्या चीज के जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर जैसे मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, तो जानते हो होता क्या है, ये होता ये है कि ये बदल जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, ये बदल जाता है क्या चीज में, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में हो जाता है कि ये जो एल्डिहाइड है वो बदल जाता है क्या चीज में, वो एल्डिहाइड है बदल जाता है क्या चीज में, एसिड में बदल जाता है। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले लें तो उस समय होता है क्या चीज कि ये तो एसिड में बदलता ही है, साथ साथ ये भी एसिड में बदल जाता है, 1 डिग्री वाला भी एसिड में बदल जाता है, तो उसको ग्लूकैरिक एसिड बोलते हैं। ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे तरफ हमने ले लिया है क्या चीज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा एसिड, और फिर ये बीच में CHOH का होल 4, और फिर नीचे में क्या चीज CH2OH। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ग्लूकोनिक एसिड, उसका नाम क्या बोल रहे थे, उसका नाम बोल रहे थे ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ले लिए, ये COOH, ये CHOH का होल 4, और नीचे भी क्या चीज COOH, इसको क्या नाम से पुकार रहे हैं, ग्लूकैरिक एसिड के नाम से पुकार रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जा रहा है, ग्लूकैरिक एसिड हो जा रहा है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो इसके ऑक्सीडेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से आगे बढ़े तो अगला एक रिएक्शन जिस पर हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। जो रिएक्शन अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। ये क्या चीज होता है वो सुनना, ओसाजोन फॉर्मेशन क्या रिएक्शन होता है वो सुन। अगर हम लोग एल्डिहाइड या अगर हम लोग ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, याद रखना बेटा, ओसाजोन फॉर्मेशन ग्लूकोज भी दिखाता है और फ्रक्टोज भी दिखाता है। अगर हम लोग ग्लूकोज या फ्रक्टोज को रिएक्शन करवा दें फेनाइल हाइड्राजीन के साथ, कौन सा मॉलिक्यूल नाम लिए, फेनाइल हाइड्राजीन, ओसाजोन फॉर्मेशन। अगर हम लोग कहीं पर कोई ग्लूकोज या फ्रक्टोज लिए हुए हो, ये CHOH, और तीसरे कार्बन पर फिर ये H, ये क्या चीज OH, और चौथे पर फिर से ये HOH, पांचवें पर फिर से ये HOH, और छठे पर ये CH2OH। सुनो बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो मैकेनिज्म पर नहीं, जितना हम बात बोल रहे हैं उतना चीज भी अगर याद रखोगे तो रिएक्शन काम अपना चल जाएगा। इसको अगर रिएक्शन करवा देते हैं फेनाइल हाइड्राजीन PH, ये NH NH2 के साथ, यही है ना फेनाइल हाइड्राजीन, इसके साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो इधर इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है, CH डबल बॉन्ड N PH,
और यहाँ भी C डबल बॉन्ड N PH। और तीसरे इस कार्बन के नीचे स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसे वहां था, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर रह जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं ओसाजोन। वो जो उधर प्रोडक्ट बना है उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसाजोन बोलते हैं। अरे बेटा काम की बात ये है कि एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज या फ्रक्टोज को अगर ओसाजोन में बदलना है तो 3 मोल फेनाइल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा है, कहोगे कि सर वहां पर तो 2 ही मोल दिखाई दे रहा है। अरे बेटा तीसरा मोल जो होता है ना वह अमोनिया और एनिलीन में टूट जाता है। जो तीसरा मोल होता है वो डिसोसिएट हो रहा होता है क्या चीज में, अमोनिया और एनिलीन में डिसोसिएट हो रहा होता है। लेकिन टोटल मोल जो फेनाइल हाइड्रोजन का कंज्यूम होता है, जो टोटल मोल फेनाइल हाइड्रोजन का कंज्यूम होता है वो कितने हो जाते हैं, वो 3 मोल हुआ करता है। टोटल मोल जो इसका कंज्यूम हो जाता है, 1 मोल जो होता है वो NH3 प्लस एनिलीन ये बनकर होता है, निकलता है। हालांकि अमोनिया के रूप में 2 और ये पार्ट भी तो निकला है NH3 बनकर, तो अमोनिया के रूप में 2 और 3 मोल अमोनिया हो जाता है। इस तरह का रिएक्शन हो जाता है जिसको हम लोग बोला करते हैं क्या चीज, ओसाजोन फॉर्मेशन बोला करते हैं। ये याद रहा अंतिम लाइन जो बोले थे, 1 मोल ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ओसाजोन में बदलने के लिए फेनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होते हैं, 3 मोल उसके कंज्यूम होते हैं। ये लाइन याद रखना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में। हम अगर आगे बढ़े ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद, तो अगला रिएक्शन जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वो जानते हो क्या होगा, वो होगा इसका रिएक्शन हो जाएगा क्या चीज के साथ, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा कॉन्क कंसंट्रेटेड HCl के साथ, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl, रिएक्शन विद कॉन्क क्या चीज, HCl। जानते हो बेटा अगर ग्लूकोज को हम लोग कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो इधर बदल जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल में। हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या चीज, फरफ्यूरॉल में बदल जाता है। फरफ्यूराल हम लोग बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना ये फ्यूरॉन, इसको हम लोग ये CHO अगर यहाँ पर लगा हुआ हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं फरफ्यूराल बोलते हैं, ठीक है। फरफ्यूराल FURAL इसका नाम फरफ्यूराल बोलते हैं। और हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल माने यहाँ पर ये CH2 और ये OH होता है। अगर हम लोग ग्लूकोज को HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो उधर वो क्या चीज में बदल जाता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल में बदल जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखिएगा। सुनो ना अगला जो रिएक्शन ये याद रहा, ग्लूकोज को अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो उधर बदल जाता है क्या चीज में, हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरॉल में बदल जाता है। अरे बेटा अगला जो रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा रिएक्शन विद, अगला जो रिएक्शन चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। रिएक्शन विद क्या चीज, अगला रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन विद क्या बेटा, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये ग्लूकोज लिए हुए हैं और इसको हमने एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया है। अरे बेटा ग्लूकोज को अगर एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं ना तो जितने भी OH हैं वो सब के सब उसके साथ ईस्टर में बदल जाते हैं। जितने भी OH है वो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज में बदल जाता है, ईस्टर में बदल जाता है। तो इसका नाम हो जाता है ग्लूकोपेंटा एसीटेट। इसका नाम हो जाता है क्या चीज, ग्लूकोपेंटा एसीटेट। ये CH और दूसरे तरफ क्या चीज O, C डबल बॉन्ड O, CH3 का होल 4 और नीचे में भी ये CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका नाम क्या बोले थे, इसका नाम बोले थे ग्लूकोपेंटा एसीटेट। इसका नाम हो जाता है ग्लूकोपेंटा एसीटेट में बदल जाता है। ये बदल जाता है क्या चीज में, ग्लूकोपेंटा एसीटेट में।
अगर इसको हम लोग PCl5 से रिएक्शन करवा दें, इसका हम लोग रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दें। अरे बेटा PCl5 क्या प्रॉपर्टी तो हम लोग वर्षों से जानते हैं, OH हटाओ Cl लगाओ, तो ये बदल जाएगा ग्लूकोज या ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड में नहीं बदल जाएगा, जहां जहां OH है वहां वहां क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। माने इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये CHO और ये CHCl का होल 4 और नीचे में भी ये क्या चीज CH2Cl, ठीक है। ये PCl के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग क्या चीज में, तो अगला चलते हैं रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद क्या चीज के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्यूशन में घोल कर भी हम लोग यूज करेंगे, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज में घोल कर यूज करेंगे, सॉल्यूशन में घोल कर यूज करेंगे, रिएक्शन विद CaOH होल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जैसे ही घोलेंगे तो ये अपने साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा, सॉल्यूशन में जैसे ही घोलेंगे तो ये चला जाएगा अपने कौन से फॉर्म में, अपने साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा। साइक्लिक फॉर्म में ये या तो अल्फा हो सकता है या तो बीटा हो सकता है, याद कर, साइक्लिक फॉर्म में ये या तो अल्फा होगा या तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस पर नीचे की तरफ H ना, दूसरे पर नीचे की तरफ कौन, दूसरे कार्बन में नीचे की तरफ कौन OH, दूसरे कार्बन में नीचे की तरफ कौन OH और H ऊपर की तरफ, यही लिखे है ना, देखना, हाँ सही लिख रहे हैं ना, चौथे कार्बन में फिर यहाँ OH यहाँ H, बाकी सब सही है। अरे बेटा ये मान लो इसको अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जानते हो क्या हो जाता है, ये हेमी एसिटल कार्बन है, इसका E वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक है, तो वो यहाँ पर ग्लूकोसाइड लिंकेज बना लेता है, वो यहाँ पर क्या बना लेता है, ग्लूकोसाइड लिंकेज, ये कैल्शियम ग्लूकोसेट बना लेता है, ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ग्लूकोसेट बना लेगा। कैल्शियम ग्लूकोसेट का मतलब समझे, यहाँ का एक OH और ये H वाटर बनने के लिए, तो वो O के बाद Ca और Ca के बाद एक ठो बचा हुआ क्या चीज OH, माने इधर का स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या चीज, उधर का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बोल, इधर का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये ऑक्सीजन ये कार्बन और फिर ये जैसा है स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही, और यहाँ पर ये H जो था वो, और ये O CaOH कैल्शियम ग्लूकोसेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोसेट, कैल्शियम ग्लूकोसेट में बदल जाता है, ठीक है, ये बदल जाता है क्या चीज में, कैल्शियम ग्लूकोसेट में। तो ये हम लोग रिएक्शन अभी चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, ये हम लोग रिएक्शन चर्चा कर रहे थे ग्लूकोज के रिएक्शन के बारे में, ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के बारे में। अरे बेटा ग्लूकोज को HiO4 से रिएक्शन करवाने पर क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं, पर आयोडिक डिसोसिएशन इसका कैसा होगा याद है ना, बताए थे कि हर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है, कहाँ का बॉन्ड टूटेगा उसके लिए कंडीशन बताए थे कि लगातार कार्बनों पर OH हो या C डबल बॉन्ड O हो या NH2, ये लगातार तीनों में से कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप लगातार हो तो वहां पर HiO4 काम करने लगेगा। तो वो रिएक्शन हम लोग चर्चा किए हुए हैं, उसको हम फिर से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। सुनो ना, हम लोग एक चीज के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉबरी डी ब्राउन वैन इंकेलेस्टीन रीअरेंजमेंट। क्या नाम बोले, बोल दो, इसको हम लोग बोलते हैं लॉबरी डी ब्राउन वैन इंकेलेस्टीन रीअरेंजमेंट। नाम भले ही इसका आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, लॉबरी डी ब्राउन BRAUN होता है, ब्राउन वैन इंकेलेस्टीन यही होता है ना, VAN वैन इंकेलेस्टीन, इंकेलेस्टीन का स्पेलिंग बोल तो ENKESTEIN। वैन लॉबरी डी ब्राउन वैन इंकेलेस्टीन रीअरेंजमेंट क्या होता है सुनना, नाम भले ही थोड़ा विचित्र सा लगे लेकिन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनना हम क्या बोलने जा रहे हैं।
ग्लूकोज, लॉबरी डी ब्राउन वैन इंक्लेस्टेन रीअरेंजमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज इंटर कन्वर्सिबल होने लगते हैं और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं जब इनको अल्कलाइन मीडियम में रखा जाए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज अल्कलाइन मीडियम में एक दूसरे में इंटर कन्वर्सिबल होते हैं और इसी इंटर कन्वर्सन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, लॉबरी डी ब्राउन वैन इंक्लेस्टेन रीअरेंजमेंट। जानते हो बेटा, फ्रक्टोज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन को टॉलेंस टेस्ट नहीं दिखाना चाहिए या कीटोन को फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। फ्रक्टोज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन को फेलिंग टेस्ट नहीं शो करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फेलिंग्स रिएजेंट भी अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। टॉलेंस रिएजेंट भी क्या होता है, अमोनियाकल, अमोनिया के कारण बेसिक होता है। और बेसिक एटमॉस्फेयर पाकर ग्लूकोज भी अगर वहां, फ्रक्टोज भी अगर होता है तो बेसिक चीज का साथ पाकर कुछ मात्रा में रीअरेंज होकर बदल जाता है क्या चीज में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज बन जाने के बाद उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो जाता है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो जाने के कारण वो फेलिंग टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म कर जाता है। याद रख, फ्रक्टोज फेलिंग टेस्ट, फ्रक्टोज ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट दिखाता है, जबकि सिप्स टेस्ट नहीं दिखाता। अभी थोड़ा देर पहले ग्लूकोज भी सिप्स टेस्ट नहीं दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि सिप्स रिएजेंट अल्कलाइन नहीं है, वो इंटर कन्वर्सिबल नहीं होने देता है। बात समझ में आया? तो जो अल्कलाइन मीडियम नहीं रहेगा वहां पर इंटर कन्वर्सिबल वाला गुण नहीं आया करेगा। ठीक है, अब ये इंटर कन्वर्सिबल होता है। लॉबरी डी ब्राउन वैन इंक्लेस्टेन रीअरेंजमेंट का जनरली वैन इंक्लेस्टेन नाम कम यूज होता है, लॉबरी डी ब्राउन रीअरेंजमेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो लॉबरी डी ब्राउन रीअरेंजमेंट अगर पूछा जाए तो क्या होता है, बता पाओगे क्या चीज, कि अल्कलाइन मीडियम में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज एक दूसरे में इंटर कन्वर्सिबल होते हैं, इसी को हम लोग लॉबरी डी ब्राउन। अब ये होता कैसे है उस पर गौर करना, सभी लोग सामने देख रहे हैं। अरे क्या, लॉबरी डी ब्राउन जैसे देखो, ये यहाँ पर हमारा ग्लूकोज है, किसका ग्लूकोज है, बहुत अच्छे, ये H, ये OH, और नीचे में डॉट 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 दिखा देते, नीचे में स्ट्रक्चर है वैसा। सुनो ना, अगर इसको हम लोग अल्कलाइन मीडियम में लेकर चले तो होगा क्या, अल्कलाइन मीडियम में लेकर चले तो जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देगा। बेटा, इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, तो एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है। ये हाइड्रोजन को वो बेस निकाल लिया तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस। इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस। माइनस चार्ज आ गया इस कार्बन पर, तो ये हो गया यहाँ पर माइनस, ये हो गया यहाँ OH और ये हो गया डबल बॉन्ड O और H, और ये यहाँ पर C, ये H और इधर क्या, ये OH और ये डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो गया। अरे बेटा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि यह O माइनस जो है इसका ये इधर और ये इधर के तरफ, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, देख तो, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड, ये C, ये H और ये यहाँ क्या चीज, O माइनस, ये OH और ये H, ये OH, और सॉल्वेंट उसको एक हाइड्रोजन देकर फिर बाद में क्या चीज में बदल देगा, OH में। सिंपल, ये बीच वाला चीज छोड़, ये बीच वाला चीज छोड़। सिंपल हुआ क्या है कि अल्कलाइन मीडियम में ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेराइज हो गया है। अल्कलाइन मीडियम में टॉटोमेराइजेशन होता है ना, तो ये हाइड्रोजन वहां चल गया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ हो गया है, टॉटोमेराइज होकर ऐसा बदल गया। अल्कलाइन मीडियम में जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया है, टॉटोमेराइज हो गया है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक। अरे बेटा, बात ये कहना हमको कि ये इनॉल फॉर्म है और इनॉल एक कार्बन पर नहीं है, दो दो कार्बन पर है, वो कार्बन भी इनोलाइज्ड है, ये कार्बन भी इनॉल फॉर्म में है। तो जब इनॉल वापस कीटो में बदलेगा, ये इनॉल जब वापस कीटो में बदलेगा, मेरा कहना है कि जितना अख्तियार, जितना हक
उसको वापस टॉटोमेराइज होने में है, उतना ही हक तो इसके भी टॉटोमेराइज होने में है। अरे बेटा, अगर यही हाइड्रोजन वहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये OH, वो OH अगर हो गया तो फिर से तो वही चीज बन गया, लेकिन अगर ये वाला OH हो गया तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये CHOH नहीं, ये एक और हाइड्रोजन तो दो, एक वो वाला एक ये चल जाए, और नीचे में C डबल बॉन्ड O, और नीचे में फिर ये CH और इधर OH। अरे बेटा, यही स्ट्रक्चर ना होता है किसका, फ्रक्टोज का, यही स्ट्रक्चर होता है क्या चीज का, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ये हो गया। अच्छा अब सुन, ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो इस पर ये वाला जब हाइड्रोजन वापस आएगा उधर जाने के लिए, तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा, कि दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो ये हाइड्रोजन अगर ऊपर से आया तो कुछ परसेंट में ये बनेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन अगर नीचे से आया तो वापस आते समय, ये वापस आते समय कुछ परसेंट में एक दूसरा चीज भी बना सकता है। कौन सा चीज, मैनोज नहीं, ध्यान दिए हम जो बोल रहे हैं, ध्यान दिए थे, ये वाला OH टॉटोमेराइज हो गया तो ये, और वो वाला टॉटोमेराइज हो तो कुछ परसेंट में वो, कुछ परसेंट में कौन सा चीज, कुछ परसेंट में ये C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन किधर के तरफ, ये OH इधर के तरफ, H इधर के तरफ, फिर इसमें भी तीसरे कार्बन पर भी ये HOH, ये डॉट डॉट डॉट। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या चीज हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर जो हो गया वो मैनोज हो गया। तो अल्कलाइन मीडियम में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये तीनों जो होते हैं वो तीनों एक दूसरे तीसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्सिबल होते हैं, और इनके इसी इंटर कन्वर्सिबल नेचर को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लॉगरी डी ब्राउन वैन इंक्लेस्टीन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को, इतना चीज सभी लोग समझ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो हम लोग अगला जो चीज चर्चा करने चल रहे हैं, जानते हो क्या चीज, अगला चीज जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा थोड़ा सा सुक्रोज के बारे में। जो अगला चीज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा थोड़ा बहुत क्या चीज के बारे में, सुक्रोज के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। ग्लूकोज के बाद थोड़ा बहुत सुक्रोज के बारे में सुनना। हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज का सिंपल फॉर्म वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप सब लोग जानते हैं। सुक्रोज बोल रहे हैं, फ्रक्टोज अभी हम लोग चर्चा, सुक्रोज नहीं बेटा, ग्लूकोज के बाद दूसरा चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है हम सब लोग जानते हैं एक कीटोहेक्सोज होता है। ये क्या चीज होता है, कीटोहेक्सोज होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है। ये CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, तीसरे कार्बन पर ये इधर की तरफ कौन H, इधर की तरफ कौन OH, और चौथे पर इधर HOH, पांचवें पर इधर H, ये OH, और छठे पर ये CH2OH। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज। सुनो ना, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जो होता है ना वो लीवो रोटेटरी होता है। इनके साइक्लिक फॉर्म में अल्फा वाला और बीटा वाला दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन निगेटिव होता है। इनका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। ये लीवो रोटेटरी होते हैं। तो लीवो रोटेटरी नेचर होने के कारण इनको लिवोलोज भी बोलते हैं। लिवोलोज, लोज माने कोई ग्लूकोज फैमिली का मेंबर है, और लिवो रोटेटरी है, इसलिए इनको एक नाम क्या बोल देते हैं, लिवोलोज बोल देते हैं। ठीक है, इनुलिन नाम का एक एंजाइम होता है, इनुलिन फ्रक्टोज का ही पॉलीमेरिक फॉर्म है। इनुलिन जो होता है उसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फ्रक्टोज ही मिला करता है। ठीक,
और फ्रक्टोज जो होता है वो नेचुरली वो सबसे स्वीटेस्ट चीज होता है, और ये पाया जाता है क्या चीज में, फ्रूट शुगर, केन शुगर, जो गन्ना का रस उसमें भी, और फलों में जो मिठास होता है वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। ये बात समझ में आ गया। गन्ना केन शुगर का भी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ग्लूकोज और एक क्या मिला करता है, फ्रक्टोज, ठीक है। और उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोला करते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर के नाम से पुकारा करते हैं। उसको हम लोग क्या नाम से पुकारा करते हैं, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर के नाम से पुकारा करते हैं, ठीक। फ्रक्टोज के बारे में आपको एक चीज बता दें कि फ्रक्टोज जो होता है वो फ्यूरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और पायरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और पायरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब यह किसी के साथ ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाएगा, जब यह किसी के साथ क्या बनाएगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाता है, तो उस समय यह सिर्फ और सिर्फ फ्यूरानोज 5 मेंबर वाला फॉर्म बनाता है, ठीक है। और अकेले जब रहता है तो पायरानोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, माने 6 मेंबर रिंग भी बनाता है। तो इसका 5 मेंबर वाला रिंग होता कैसे है वो देखना। अरे बेटा, ये जब 5 मेंबर रिंग बनाएगा तो ये कार्बन हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यही वाला ना उसके साथ ये बनाएगा। देखो इसके साइक्लिक फॉर्म में हम लोग चलते हैं। इसका साइक्लिक फॉर्म सबसे पहले ये वाला C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ दिखा दे ये CH2OH, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और 5वां कार्बन पर यहाँ पर देखो, ध्यान देते रहना, हम लोग क्या किए थे कि इधर की तरफ वाले को कहाँ दिखाते थे, नीचे की तरफ। तो ये जो हमारा तीसरा वाला कार्बन है इसमें नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, H, ऊपर की तरफ कौन हो जाएगा, OH। अरे बेटा, इस कार्बन पर नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, OH, ऊपर की तरफ कौन हो जाएगा, H। ये हमारा ये वाला कार्बन है, इसमें नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, बोल, OH। अब ऊपर की तरफ कौन हो जाएगा, ऊपर की तरफ कौन हो जाएगा, H। इधर की तरफ कौन हो जाएगा, CH2OH। लेकिन इस कार्बन के साथ बॉन्ड किसको बनाना है, OH को। तो OH को, तो इसको इंटर कन्वर्सिबल करेंगे, इसको इंटर कन्वर्सिबल करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रखने के लिए इनको भी इंटर कन्वर्सिबल कर दो, तो CH2OH कहाँ चल जाएगा और सामने कौन आ जाएगा, तो OH आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर हम लोग करते ये ऐसे हैं कि इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, इधर सामने की तरफ किसको कर दिया जाए, OH को, ऊपर की तरफ किसको दिखा दिया जाए, ऊपर की तरफ CH2OH को, और नीचे की तरफ किसको दिखा दिया जाए, H को। अब यही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के कारण यहाँ अटैक, ये बॉन्ड ओपन, हाइड्रोजन वहां पर, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा दिखने लगेगा बोल, तो इधर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखने लगेगा, ये C, ये यहाँ OH, ऊपर की तरफ क्या चीज CH2OH, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, और फिर यहाँ एक कार्बन, और इनका इनके साथ बॉन्डिंग, यही चीज हो जाएगा ना। देखो तो इस कार्बन पर नीचे की तरफ कौन, ये हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ कौन, OH। इस कार्बन पर नीचे की तरफ कौन, OH, ऊपर की तरफ कौन, H। और इस कार्बन पर नीचे की तरफ कौन, H, ऊपर की तरफ कौन, OH। यह वाला जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, जिसमें OH ऊपर के, CH2OH ऊपर की तरफ है, OH नीचे की तरफ है, यह अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है। यह क्या चीज है, OH नीचे की तरफ है ना, तो अल्फा डी क्यों, इसके कारण अल्फा डी, और क्या चीज है, फ्रक्टो और कौन सा, फ्यूरानोज, 5 मेंबर रिंग है इसलिए फ्यूरानोज फॉर्म हो गया। और यही अगर उल्टा होता, इसका बीटा वाला फॉर्म कैसा हो जाएगा, इसका बीटा वाला फॉर्म कैसा हो जाएगा बोल, ये यहाँ पर बीटा वाला फॉर्म जो हो जाएगा वो ऐसा ही हो जाएगा ना, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर CH2OH खाली नीचे की तरफ हो जाए, OH खाली ऊपर की तरफ हो जाए, बाकी जगहों पर सेम वही का वही रह जाए, बाकी जगहों पर स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रह जाए, ये HOH, और यहाँ ये भी क्या चीज, ये OH ना होगा बेटा, CH2OH होगा, ये CH2OH होगा, ये यहाँ पर CH2OH होना चाहिए, और ये H नीचे होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है, ये बीटा डी फ्रक्टो
फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म हो गया। जानते हो बेटा, यह भी इंटर कन्वर्सन दिखाता है। अल्फा वाले फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन -21 डिग्री। अल्फा वाले फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? इनका स्पेसिफिक रोटेशन होता है -21। बीटा वाले फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो -133 डिग्री होता है। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन -92 होता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना हो जाता है? -92 डिग्री हुआ करता है। फ्रक्टोज के बारे में जितना भी चीज बताए हैं इतना चीज याद रहेगा सभी लोगों को। फ्रक्टोज के बारे में जितना भी चीज बताए हैं इतना चीज सभी लोग याद रखेंगे। फ्रक्टोज भी क्या चीज फेलिंग टेस्ट दिखाता है, टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है, वह सब फ्रक्टोज भी दिखाता है। ठीक है। और फ्रक्टोज को अगर हम लोग कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो ग्लूकोज में अल्फा हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्यूरॉल बनता था, लेकिन कोई कलरेशन नहीं आता था। जबकि फ्रक्टोज को अगर हम लोग कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्यूरॉल ये भी बनाता है, लेकिन वहां पर एक पर्पल या वॉयलेट कलरेशन आने लगता है। फ्रक्टोज के केस में वहां पर क्या आने लगता है? वॉयलेट या पर्पल कलरेशन भी आने लगता है। ये इतना चीज समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? ये हम लोग चर्चा कर रहे थे फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, हम लोग इससे आगे चर्चा करते हैं अगले लेक्चर में।